चलिए शुरू करें। स्टार्ट करते हैं ना। लास्ट क्लास में हमने डाइपोल के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। आज हमें उसी से आगे पढ़ना है। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म फील्ड में पढ़ा था, आज इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अब शांत हो जाइए, शुरू करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ये भी डाइपोल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जब किस में हो, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, और इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हो तो क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये वाली जो फील्ड होती है ये कैसी कहलाती है? यूनिफॉर्म। कैसी कहलाती है? यूनिफॉर्म फील्ड कहलाती है ना। पैरेलल होती है, गैपिंग इक्वल होती है। लेकिन अगर इस तरह से फील्ड है, देखो इस तरह से, ऐसे, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है। अब इसमें अगर कोई डाइपोल रखा हो, इसके अंदर अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हो, इसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो जाहिर सी बात है इसमें एफ नेट क्या होता था? एफ नेट क्या होता था बताइए? 0 होता था। तो मैंने आपको बताया था किसी भी एंगल पे, किसी भी तरह से अगर यूनिफॉर्म फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है तो उस पे नेट फोर्स क्या होता है? 0 होता है। अब अगर डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा होगा तो उस पे एफ नेट होगा। उस पे एफ नेट होगा तो कितना होगा, है कि नहीं? तो देखते हैं। इसके लिए मान लेते हैं यहाँ पे जो चार्ज है ये माइनस क्यू है, और यहाँ पे जो चार्ज है वो प्लस क्यू है, और इसके बीच की दूरी बहुत छोटी अगर है तो बहुत छोटी है, मान लेते हैं dx। कितने के बराबर है? dx के बराबर। अब आप देखिएगा यहाँ पर अगर इसकी बात करें, फोर्स कितना लगता है किसी चार्ज पे अगर फील्ड में रखा हो? QE के बराबर। कितने के बराबर? तो सबसे पहले यहां पे मान लेते हैं इस जगह पे फील्ड कितना है? E है। कितना है? E है। तो आगे चल के इस वाले पॉइंट पे फील्ड क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, क्योंकि फील्ड कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म। तो जब यहां से यहां की दूरी कितना है? dx, तो फील्ड जानते हैं चेंज होकर के कितना हो जाएगी? E प्लस DE हो जाएगी। समझ आ रहे? तो dx दूरी में फील्ड कितना चेंज हुई? DE के बराबर। कितना चेंज होगी? DE के बराबर। अब आप देखिएगा, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने आपको बताया अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखा हो तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है? फील्ड की तरफ। और नेगेटिव चार्ज पे किधर लगता है? अपोजिट लगता है। तो इधर फोर्स लगेगा, और फोर्स कितने के बराबर होगा बताइएगा? QE के बराबर होता है ना। तो Q कितना हो जाएगा? QE प्लस DE ना। और इस पे फोर्स किधर लगेगा? फील्ड के अपोजिट। और ये कितने के बराबर होगा? QE के बराबर ना। अब डाइपोल पे क्या निकाल लेंगे? नेट फोर्स। वही हो जाएगा हमारा नेट फोर्स। समझ आ रहा? तो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? एफ नेट इज इक्वल टू, अच्छा ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो नेट फोर्स निकल आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए QE प्लस डेल्टा E या DE, और यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस कितना हो जाएगा? QE ना। यहां से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा? QE प्लस Q डेल DE, और ये कितना हो जाएगा? माइनस QE। ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो एफ नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? QDE हो जाएगा ना। इतना होगा नेट फोर्स डाइपोल पे अगर किस में रखा हो? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड।
अब एक खासियत यहाँ पे देखिएगा, एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा इस फार्मूले को बदलना चाहता हूँ और मतलब जिससे कैलकुलेशन हो सके हमारी ना, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर सके हम। तो एक काम करते हैं, dx से मल्टीप्लाई करते हैं और dx से डिवाइड करते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। अच्छा इतना हिस्सा थोड़ा सा बताइएगा, दोनों में से एक चार्ज इनटू दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाता है, डाइपोल मोमेंट। तो ये कितने के बराबर हो जाए, p dE बाई dx के बराबर हो ना। तो ये हो जाएगा F नेट। तो किसी डाइपोल पे फोर्स कितना होता है, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है तो उस पे F नेट कितना होगा, जो डाइपोल रखा हुआ उसका डाइपोल मोमेंट इनटू dE बाई dx आपको क्या दे देगा, F नेट दे देगा। समझ आ रही ना बात, यहां तक क्लियर है। इसको कर लीजिए, ये फार्मूला आपके काम आएगा। अभी क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। हो गया, ठीक है। एक बार हमारे साथ बोलिएगा आप इस बात को, अगर कोई डाइपोल यूनिफॉर्म फील्ड में हो तो नेट फोर्स क्या होता है, 0। अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में होगा तो नेट फोर्स कितने के बराबर होगा, डाइपोल मोमेंट इंटू डी बाई डी एक्स के बराबर। क्लियर रहेगा। अब एक चीज और देखिएगा, इस वाले पोर्शन को इतना इरेज कर रहा हूं मैं, एक कॉन्सेप्ट और पूछ सकते हैं आपसे। ऐसे मान लेते हैं ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है ना, और आपका डाइपोल ऐसे रखा हुआ है थोड़ा सा एंगल पे, यहां पे माइनस क्यू और यहां पे कितना है प्लस क्यू, और ये एंगल मान लेते हैं कितना है, थीटा है ना। तो अगर ऐसा सीन आता है और आपको एफ नेट लिखना होता है, क्या लिखना होता है, एफ नेट लिखना होता है, तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P की जगह पे क्या हो जाएगा, P cos थीटा, और यहां पे कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स। समझ आ रही ना बात। अच्छा अगर ये डाइपोल ऐसे हो जाता तो एंगल कितना हो जाता, 0। cos 0 की वैल्यू कितना होती है, 1, फिर पिछला आंसर आ जाता। समझ पा रहे हो ना। तो अगर एक चीज हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए, इसीलिए मैंने इस फार्मूले को बताया है कि ये वाला जो फार्मूला है ये तब है जब इलेक्ट्रिक फील्ड उसी लाइन में वेरी कर रही हो जिस लाइन में डाइपोल रखा हो। समझ आ रही ना बात। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन में वेरी कर रही थी और इसी लाइन में ऐसे डाइपोल रखा हुआ था, तब ये फार्मूला ये वाला है। और अगर किसी एंगल पे रखा हुआ है डाइपोल तो यहां पे कितना हो जाएगा, क्लियर रहेगा ना। किसी एंगल पे रखा होगा तो यहां से कितना एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये वाली चीज एक्स्ट्रा आ जाएगी। क्लियर रहेगी, कर लीजिए इसको। नहीं समझ आया, आ गया ना। चलिए अब इसके स्टेप वाइज करके क्वेश्चन देखते हैं ना। देखिए जिसका छूटा है इतनी बात सुन ले थोड़ी सी, कि अगर कोई डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है, किसमें, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, तो यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा होगा तो उस पर नेट फोर्स होगा। अगर नेट फोर्स कैलकुलेट करना होगा तो इस फार्मूले से कैलकुलेट करें, ठीक है। ये P क्या है, डाइपोल मोमेंट, और ये क्या है, डी बाई डी एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर रहेगा ना। चलिए अब इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिएगा। अगर आपके पास एक चार्ज है Q ना, और यहां पे एक डाइपोल रखा हुआ है, यहां पे माइनस Q और ये प्लस Q, माइनस Q और ये प्लस Q, ठीक है। तो अब आप देखिए, एक चार्ज और एक डाइपोल, तो आपसे पूछेगा आप ये बताइए एक दूसरे पे फोर्स कितना लगा रहा है
ना, एक दूसरे पे फोर्स कितना लगा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सिंपल वाले मेथड से कर देता हूं, फिर उसके बाद एक थोड़ा सा लेंदी मेथड खाली आपको सिखाने के लिए, ताकि आप और क्वेश्चन को कर सके। समझ आ रही ना बात? तो एक चार्ज है और एक यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो एक दूसरे पे फोर्स कितना लगाएगा ना, यही चीज पता करनी है। तो एक चीज आप समझिए, जितना चार्ज डाइपोल पे लगाएगा ना, जितना चार्ज डाइपोल पे फोर्स लगाएगा, उतना ही डाइपोल किस पे लगाएगा, चार्ज पे लगाएगा। ठीक है। अच्छा, ये वाली दूरी इसके सेंटर से मान लेते हैं कितनी है, x है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, किसी डाइपोल की वजह से ये जो चार्ज रखा हुआ है, ये किस पॉइंट पे रखा हुआ है, एक्सियल पॉइंट पे। एक्सियल पॉइंट पे फील्ड का फार्मूला क्या होता है, बोलो ना, फील्ड का फार्मूला क्या होता है एक्सियल पॉइंट पे, 2kp डिवाइड बाई एक्स क्यूब, यही होता है। तो आपने इससे पहले पढ़ रखा है, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा हुआ है तो उस पे जो फोर्स लगता है वो कितने के बराबर होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, कितने के बराबर होता है। समझ आ रही ना? तो अगर आप देखोगे ये जो फील्ड की वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 2kp बाई एक्स क्यूब, और ये जो चार्ज है जो रखा हुआ है वो कितने के बराबर है, कैपिटल क्यू। बस आगे आंसर आ गया। समझ आ रही ना बात? ये इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ था क्या, चार्ज ना। लेकिन अब देखिए उल्टा अगर आप निकालते तो फंस जाते, लेंदी होता, और उसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन मुझे कराना है, ताकि आप करके बताएं कि उसका आंसर क्या होगा। अगर आप चार्ज की देखोगे तो चार्ज की फील्ड आपको ये पता है ना, किसी चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस r पे फील्ड कितने के बराबर होती है, k क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फील्ड r के साथ क्या होती है, घटती है ना। जैसे जैसे डिस्टेंस आगे बढ़ोगे तो फील्ड क्या होगी, कमजोर होगी। तो इससे पता चलता है निगेटिव चार्ज पे फील्ड अलग है और पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड क्या है, अलग है ना, क्योंकि ये करीब है और ये क्या है, दूर है। तो दूरी बढ़ेगी तो फील्ड क्या होगी, कमजोर होगी। तो अगर फील्ड वेरिएबल है, इस पे क्या है, वेरिएबल है, तो हमारा फार्मूला आ जाएगा कौन सा, ये वाला। क्या होता है फोर्स का, एफ नेट इज इक्वल टू, डाइपोल किस में रखा हुआ है, वेरिएबल फील्ड में। चार्ज की किस फील्ड में, वेरिएबल फील्ड में। तो कौन सा फार्मूला हो जाएगा, P dE बाई dx ना। अब आप देखिए, एक चार्ज की वजह से फील्ड कितनी होती है, एक चार्ज की वजह से फील्ड कितनी होती है किसी डिस्टेंस x पे, k क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये फील्ड होती है। अब मुझे चाहिए कितना, यहां पे dE बाई dx चाहिए ना। तो इसको मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करिए, इसको ऊपर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, k क्यू एक्स की पावर कितना हो जाएगा, -2। अब dE बाई dx करिए, जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता वो सीखेगा। यहां पे कितना हो जाएगा, k क्यू, और जब किसी इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो पावर क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी, और पावर में एक क्या हो जाएगा, माइनस। डिफरेंशिएशन में माइनस होता है तो कितना हो जाएगा, -3। तो ये कितना हो जाएगा, -2k बाई एक्स की पावर कितना हो जाएगा, नीचे ले आओ ना। यहां तक आप कर लेगा, डी बाई डी एक्स आ गया, यहां पे रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, p इंटू 2k क्यू डिवाइड बाई एक्स क्यू। मिलाइए, मैच कर रहा है कि नहीं है, आंसर वही आ रहा है ना, समझ पा रहे हो ना। ये वाला किससे निकाला है, चार्ज की वजह से जो फील्ड बन रही है वो कैसी है, वेरिएबल। तो ये जो डाइपोल रखा हुआ है वो किस में रखा हुआ है, वेरिएबल फील्ड में। तो फील्ड कौन बना रहा है, चार्ज। चार्ज की फील्ड का फार्मूला आप जानते हो, चार्ज की फील्ड के फार्मूले को सिर्फ क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करने के बाद आ जाएगी, यहाँ पे फार्मूले में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब कुछ लोग सोच सकते हैं यहाँ पे एक माइनस साइन आ रहा है ना, तो माइनस साइन समझिएगा, चाहे जहां से आप निकाल सकते हो। माइनस साइन जो बता रहा है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है, एक मिनट ध्यान से सुनना। अच्छा, ये चार्ज किधर फील्ड बनाता है, थोड़ा सा बताइएगा हमें, चार्ज किधर फील्ड बनाता है, ऐसे बनाएगा ना, दूर जाती हुई ना, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव चार्ज किधर बनाता है, दूर जाती हुई फील्ड। अच्छा, नेगेटिव चार्ज इस चार्ज के करीब है, तो यहां पे फील्ड क्या है, ज्यादा।
अच्छा, निगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है? फील्ड के अपोजिट लगता है, तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा ना। और ये भी चार्ज कहां पे रखा हुआ है? इसी फील्ड में, तो इस पे फोर्स ऑफ क्या लगेगा? रिपल्शन, इधर की तरफ ना। अरे यार, एक छोटी सी बात है, पॉजिटिव चार्ज फील्ड में रखा होता है तो किधर लगता है? फील्ड की तरफ। नेगेटिव रखा होता है तो किधर लगता है? अपोजिट। बस इतनी सी बात है। अब इसमें से ताकतवर कौन सा फोर्स है? क्योंकि नेगेटिव करीब है तो इस पे फोर्स क्या लगेगा? ज्यादा। तो नेट फोर्स किधर है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए यहां पे माइनस है। समझ आ रही ना? कर लीजिए इसको। लिख चुके हैं ना? अगला क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। इसमें तो दो जुगाड़ थे ना, अगले वाले में एक ही जुगाड़ है, ठीक है? उसमें डिफरेंशिएशन करना ही होगा। समझ आ रही ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिख चुके? ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। ये माइनस क्यूब प्लस क्यूब, एक डाइपोल, और इसका डाइपोल मोमेंट जो है क्यू मान लेते हैं P1 है, और एक डाइपोल यहां पे है, दूसरा ना यहां पे माइनस क्यू, यहां पे प्लस क्यू, और इसका डाइपोल मोमेंट कितना है? P2 है ना। दो डाइपोल रखे हैं। अच्छा, इसका डाइपोल मोमेंट क्यों चेंज हुआ? डाइपोल मोमेंट दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक चार्ज पे और दूसरा इसके बीच की डिस्टेंस पे। तो यहां पे मान लेते हैं डिस्टेंस अलग रही होगी, इसलिए डाइपोल मोमेंट अलग रहा होगा। और डाइपोल मोमेंट अलग जानबूझ के लिया है, जरूरत है हमें समझने की। ध्यान से देखना, एक डाइपोल से दूसरे डाइपोल के बीच की जो दूरी है सेंटर टू सेंटर, वो मान लेते हैं कितनी है? x है। कितना है? x है। अब आप देखिएगा, इसमें एक ही ऑप्शन है, एक डाइपोल दूसरे डाइपोल पे कितना फोर्स लगाएगा। एक डाइपोल दूसरे डाइपोल पे कितना फोर्स लगाएगा। अगर ये चीज जाननी है तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है? F net इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट किसका होता है? जो रखा होता है। मान लेते हैं ये वाला फील्ड बना रहा है और ये वाला रखा हुआ है, या तो उल्टा भी मान सकते हो, आंसर सेम आएगा। या तो ये मान सकते हो कि ये वाला क्या बना रहा है? फील्ड, और ये वाला उसमें क्या है? रखा हुआ। तो मान लेते हैं पहला वाला क्या है? फील्ड बना रहा है, और दूसरा वाला उसमें क्या है? रखा हुआ। तो यहां पे डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? P2 हो जाएगा। समझ आ रही ना? जो रखा हुआ है उसका डाइपोल मोमेंट, और फील्ड कौन बना रहा है? वन वाला ना, तो इसलिए क्या कर देंगे? dE1 बाई dx। अब हमारा टास्क क्या है? dE1 बाई dx निकालो। तो सबसे पहले फील्ड जो एक डाइपोल बनाता है, अच्छा इसके लिए ये पॉइंट कैसा है? एक्सियल। एक्सियल में क्या होता है? 2kp बाई एक्स क्यूब होता है। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो dE1 बाई, इसको ऊपर कर लो तो कितना हो जाएगा? 2kp, x की पावर कितना हो जाएगा? -3। तो dE1 बाई dx इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करो, 2kp। अच्छा, डिफरेंशिएट करोगे पावर किधर आ जाएगी? आगे, तो कितना हो जाएगी? -3 ना, पावर आगे आ जाएगी। और पावर में एक क्या हो जाएगा? माइनस, तो x की पावर कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? -6kp बाई x की पावर 4 ना। अच्छा, ये जो p होगा वो कौन सा होगा? थोड़ा सा बताइए। P1 होगा ना, पहला वाला डाइपोल फील्ड बना रहा है ना, तो इसको उठा करके यहां पे रख दीजिए तो क्या हो जाएगा? P2, और यहां पे कितना हो जाएगा? 6kp1 डिवाइड बाई x की पावर कितना हो जाएगा? 4। x की पावर कितना हो जाएगा? 4। और अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है, उस माइनस को ले लेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? -6kp1 p2 डिवाइड बाई x की पावर 4। बस आंसर हो गया है। इसमें कुछ है ही नहीं, वही पिछला वाला है। ये इसमें डाइपोल रखा हुआ है,
जो डाइपोल रखा होता है ना, इस फार्मूले में, फोर्स के फार्मूले में डाइपोल मोमेंट किसका लेते हैं? जो फील्ड में रखा हो। रखा कौन सा है? P2। और फील्ड कौन बना रहा है? P1 वाला। समझ आ रही ना बात? अब इसकी डाइपोल की फील्ड एक्सियल पॉइंट पे, ये जो डाइपोल रखा हुआ है एक्सियल पे रखा हुआ है। एक्सियल के फार्मूले क्या होते हैं? 2kp डिवाइड बाई एक्स क्यू। अब इसके बाद इसको ऊपर कर लिया, फिर डिफरेंशिएशन था। क्या था? डिफरेंशिएशन। पावर किधर आ जाएगी? आगे, और पावर में एक क्या हो जाएगा? माइनस। बस इस पावर को नीचे ले आया और डी बाई डी एक्स की जगह पे रख दिया। अब एक चीज आप देख लीजिए, ये नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन? ध्यान से देखना, फील्ड कौन बना रहा है? ये वाला ना। तो ये वाला अगर बना रहा है तो इसका डाइपोल मोमेंट पहले चेक कर लीजिए, किधर से किधर होता है? इधर की तरफ ना। तो जिस तरफ डाइपोल मोमेंट होता है उसी के उसी डायरेक्शन में, अगर कोई चीज, कोई पॉइंट कहां पे है? डाइपोल से बाहर है। तो डाइपोल से बाहर अगर कोई पॉइंट है तो उस पे फील्ड किधर होती है? एक्सियल पॉइंट पे किधर होती है यार? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होता है ना। तो इधर फील्ड ऐसे है ना, समझ आए? और इक्वेटोरियल पे किधर होती है? अपोजिट होती है। ये तो पढ़ चुके हैं। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा फील्ड के फार्मूले में अगर आप देखोगे, जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे फील्ड क्या हो रही है? कमजोर हो रही है। तो यहां पे फील्ड ज्यादा ताकतवर है और यहां पे फील्ड क्या है? वीक है। तो यहां पे फील्ड ज्यादा ताकतवर है तो यहां पे फोर्स क्या लगेगा? ज्यादा। और किधर लगेगा? निगेटिव है ना, तो फील्ड के अपोजिट लगेगा, इधर की तरफ। और ये कैसा है? पॉजिटिव। इस पे फील्ड के इधर लगे। कौन सा ताकतवर फोर्स है? निगेटिव वाला ना। तो फोर्स किधर लग रहा है? नेट। समझ आ रही ना? तो इससे पता चलता है कि अगर दो डाइपोल, एक मिनट, दो डाइपोल, अब देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अगर दो डाइपोल और दोनों का डाइपोल मोमेंट किसमें है? सेम डायरेक्शन में, तो इनके बीच में क्या लगता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। क्या लगता है? तो आप लिख लीजिएगा, अगर दो डाइपोल कैसे हैं, दोनों का डाइपोल मोमेंट कैसा है? सेम डायरेक्शन में, तो दोनों डाइपोल के बीच फोर्स ऑफ क्या लगता है? अट्रैक्शन लगता है। लिख लीजिएगा इसको। हाँ लिख चुके? अगर आप उल्टा मानते कि ये फील्ड बना रहा है और ये उसमें रखा हुआ है, तो यहां पे क्या होता? P1 होता और यहां पे क्या होता? E2 होता। आंसर क्या आता? सेम आता। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, यहां तक हो जाने के बाद एक इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा जो आपसे थ्योरेटिकली पूछी जा सकती है। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर दोनों डाइपोल ऐसे रखे हुए हैं कि दोनों का डाइपोल मोमेंट किधर है? सेम डायरेक्शन में है। तो सेम डायरेक्शन में है तो क्या होता है? उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगली बात सुनिएगा, अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं, दो पॉइंट चार्जेस है, एक कैपिटल क्यू और एक स्मॉल क्यू, और इसके बीच की दूरी कितना है? r है। तो दोनों, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स कितना लगाता था? k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था? r स्क्वायर। और अभी आपने इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट देखा है, एक चार्ज है और एक इस चार्ज की फील्ड में कौन रखा हुआ है? डाइपोल रखा हुआ है, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। तो आप उसमें पलट करके कॉपी देखिएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यू ना। पिछले वाले कॉन्सेप्ट में कितना आया था? 1 अपॉन आर क्यू। और जब एक डाइपोल की फील्ड में दूसरा डाइपोल रखा हुआ हो तब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना है? x की पावर 4। समझ आ रही ना? जब एक डाइपोल दूसरे डाइपोल की फील्ड में रखा होता है तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? 1 अपॉन आर की पावर 4। तो ये तीनों स्टेप लिख लीजिएगा। एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगाता है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? 1 अपॉन आर स्क्वायर। और एक चार्ज जो दूसरे डाइपोल पे फोर्स लगाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन आर क्यूब के। और एक डाइपोल दूसरे डाइपोल पे जो फोर्स लगाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन आर की पावर 4 के। समझ आ रही ना? ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। ठीक है।
अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप ट्राई करें ताकि आपसे जब क्वेश्चन हो जाएगा तो थोड़ा सा सुकून मिलेगा, ठीक है। नहीं, इसके बाद वाला क्वेश्चन होगा, ये वाला तो इसका कॉपी पेस्ट है। अगर डाइपोल अपोजिट हो तो ये सिमिलर है ना, अगर अपोजिट है हो गया ना। चलिए अगला देखिए, एक माइनस क्यू प्लस क्यू और इसका डाइपोल मोमेंट P1 और एक प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, इसका डाइपोल मोमेंट P2 और दोनों एक दूसरे से जिस दूरी पे रखे हुए हैं वो दूरी कितनी है, x है। तो आप ये बताएं एक दूसरे पे फोर्स कितना लगाएंगे, सेम लगाएंगे जो पिछला आंसर आया था। कितना आया था एफ नेट, कितना आया था 6K P1 P2 डिवाइड बाई x की पावर, यही आया था। तो फोर्स तो सेम होगा। अब देखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। आप ऐसे दिमाग लगा करके देख सकते हो, इसका डाइपोल मोमेंट इधर है और इसका डाइपोल मोमेंट इधर है ना। अब एक किसी को मान लीजिए फील्ड बना रहा है, मान लेते हैं ये वाला फील्ड बना रहा है, तो इसके फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, थोड़ा सा बताइएगा हमें। इसके फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, ऐसी होगी ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना। अब ध्यान से सुनिएगा, डाइपोल की जो फील्ड होती है, फील्ड, एक डाइपोल जो एक्सियल पॉइंट पे फील्ड बनाता है वो डिस्टेंस के साथ क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो यहां पे जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी फील्ड क्या होगी, कमजोर होगी। तो यहां पे फील्ड क्या है, ज्यादा, तो यहां पे फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। और किस तरफ लगेगा, पॉजिटिव है ना, तो फील्ड की तरफ लगेगा। और इस पे फोर्स किधर लगेगा, नेगेटिव पे, फील्ड के अपोजिट लगता है, इधर की तरफ लगेगा। तो कौन सा ज्यादा है, पॉजिटिव पे फोर्स क्या है, ज्यादा है, क्योंकि यहां पे फील्ड क्या है, ज्यादा है। तो कौन सा फोर्स ज्यादा है, इधर वाला ना। तो नेट फोर्स किधर लगेगा, इधर। तो इस पे नेट फोर्स इधर की तरफ लगेगा और इस पे नेट फोर्स इधर की तरफ। ये फोर्स ऑफ क्या है, रिपल्शन। फोर्स ऑफ क्या है, रिपल। तो अगर दोनों के डाइपोल अपोजिट रखे हुए हैं तो इनके बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम हो। इसको भी कर लीजिए। ना देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ट्राई करिएगा इसको। एक इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर है और यहां पे एक डाइपोल रखा हुआ है, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है जिसपे ना, ऐसे रखा हुआ है। और इसकी दूरी जो वायर से है इसके सेंटर की, वो कितनी है, मान लेते हैं x है। कितनी है, x है ना। तो अब आपसे पूछ रहा है कि ये वायर इस डाइपोल पे फोर्स कितना लगाएगा या डाइपोल इस वायर पे फोर्स कितना लगाएगा। समझ आ रहे ना। तो दो तरीका है, या तो आप ऐसा मान के चले कि वायर फील्ड बना रहा है जिसमें कौन रखा हुआ है, डाइपोल। या तो फिर आप उल्टा मान के चले कि डाइपोल फील्ड बना रहा है और उसमें कौन रखा हुआ है, वायर। लेकिन अगर डाइपोल फील्ड बनाएगा और उसमें वायर रखा होगा तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, क्योंकि वायर का हर एक पॉइंट डाइपोल से अलग अलग दूरी पे है ना, दिक्कत में आ जाएंगे। और मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आपके पास इनफाइनाइट वायर है और उसके किसी पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है इस वायर पे, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, मान लेते हैं इसकी चार्ज डेंसिटी लेमडा है, पॉजिटिव चार्ज है, इस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। तो फील्ड किधर लगती है, अवे फ्रॉम दी वायर ना। और अगर नेगेटिव होता है तो टूवर्ड्स वायर लगे। ये बात पढ़ाई हुई है ना। तो अगर आप देखोगे तो ये जो वायर फील्ड बनाएगा वो इस तरफ बनाएगा ना, फील्ड ऐसे बनाएगा ना। और उसमें कौन रखा हुआ है, डाइपोल। अच्छा, वायर की वजह से जो फील्ड होती है, जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूं, 2K लेमडा बाई ये डिस्टेंस जो है वो कितना है, x मैंने ली है, तो कितना हो जाएगा x। ये वायर की वजह से क्या हो गई,
फील्ड हो गए। जिसमें ये डाइपोल रखा हुआ है, आप देखिए ये वेरिएबल है कि नहीं है फील्ड। जैसे जैसे एक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फील्ड क्या हो रही है, वीक हो रही है। तो अब आप निकाल लीजिए, बताइए फोर्स कितना आएगा इस फार्मूले से। आपको क्या करना होगा, देखिए फार्मूला क्या होगा नेट फोर्स का, एफ नेट इज इक्वल टू कितना होगा, डाइपोल मोमेंट, इसका मान लेते हैं कितना है P, तो डाइपोल मोमेंट P और कितना DE बाई DX, ये जो फील्ड बना रहा है वायर, उसकी फील्ड को डिफरेंशिएट करना है, एकदम पिछले के जैसा है, बस यहाँ पे x की पावर कितना है 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2k लेमडा x माइनस 1, इसको डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा बताइए, 2k लेमडा, आगे क्या आएगा -1, और इसकी पावर में एक माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -2, इसको नीचे ले लीजिए, -2k लेमडा बाई एक्स स्क्वायर, यही आ जाएगा। इसको उठा करके यहाँ पे रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा P इंटू 2k लेमडा बाई एक्स स्क्वायर ना, बस आंसर हो गया। यहां पे एक चीज देखना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन, आप बताइए। फील्ड यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग है ना, तो ज्यादा स्ट्रांग है, ये नेगेटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट चलेगा ना, तो यहाँ पे फोर्स ये वाला क्या होगा ज्यादा, और ये फील्ड क्या करेगी, इसको पॉजिटिव वाले को रिपेल करेगी, तो ये दूरी पे चार्ज रखा हुआ है ना, तो रिपल्शन वाला फोर्स क्या होगा कम, अट्रैक्शन वाला फोर्स क्या होगा ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे फील्ड क्या है ज्यादा, तो नेट फोर्स कैसा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे करके देखता हूं आपने कितना मतलब इस क्वेश्चन को कर पाओगे कि नहीं, ठीक है। अगर उल्टा रखा होता है डाइपोल तब है, हाँ एक्स स्क्वायर ही रहे, भैया ये बॉडी है, वो चार्ज पॉइंट चार्ज की बात है, हाँ समझ आया ना। वो वाले कॉन्सेप्ट को यहां से रिलेट मत करिएगा, क्योंकि वो पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट तीनों स्टेप जो लिखाया है ना, वो पॉइंट चार्ज के लिए लिखाया है, समझ आ रही ना बात, मतलब दोनों, ये वाला क्या है एक वायर है, ये बॉडी है, समझ आ रही ना बात, यहां तक क्लियर रहेगा। अब अगली बात, एक क्वेश्चन आपको ऐसे बहुत हल्का सा है, कोई पेन नहीं चलाएगा, बस ऐसे आंसर देगा, ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, और यहां से एक डाइपोल रखा हुआ है ऐसे, जिसका डाइपोल मोमेंट P है, और अगर यहां से एंगल देखा जाए तो कितना है थीटा है, तो आप मुझे ये बताइए ये चार्ज इस डाइपोल पे या ये डाइपोल इस चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा, ये वाली दूरी मान लेते हैं x है, बताइए। ये वाला फार्मूला आपको आपके पास है ना, x डिस्टेंस पे, एक मिनट, x डिस्टेंस पे एक डाइपोल रखा हो -q प्लस q, और इसका डाइपोल मोमेंट कितना है P है, तब फोर्स कितना आया था, कितना आया था, एक लोग बोलो तेज से, K2 K, अरे यार है P P Q अपॉन, यही था ना 2kp Q अपॉन एक्स क्यूब था ना, ये था। अब यहां पे क्या हो जाएगा आंसर में, बस बताइए, P की जगह 2kp cos थीटा Q अपॉन cos थीटा,
क्यूब अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा? बस ये किसी एंगल थीटा पे है तो उस एंगल को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अब आप देखिए अगर ये ऐसे हो जाता तो थीटा क्या हो जाता? 0। cos 0 की वैल्यू कितना हो जाती? 1। फिर यही आ जाता। समझ आ रही ना बात? कर लीजिए इस वाले को। चलो यहां तक क्लियर है ना? ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय ए पॉइंट चार्ज। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है किसकी वजह से? पॉइंट चार्ज की वजह से। मान लेते हैं ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो इससे फील्ड लाइन किधर की तरफ निकलती है? बाहर की तरफ, ठीक। अब कह रहा है वहां पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। ये जो फील्ड है इस फील्ड में क्या रखा हुआ है? इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। तो कह रहा है द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल में बी जीरो। क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो नेट फोर्स होगा वो में बी जीरो होगा या फिर मस्ट बी जीरो होगा? ये ए और बी ऑप्शन है ना। तो एक चीज आप समझिए, यहां पे अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल इस फील्ड में रखा हुआ है, अब यहां पे किसी भी एंगल पे हो सकता है, किसी भी तरह से रखा हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी तरह से रखा हो सकता है। तो एक चीज आप देखिए, यहां पे अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, यहां पे माइनस क्यू और यहां पे क्या है? प्लस क्यू, ठीक है। क्लियर है? ये डाइपोल यहां पे किस में रखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है जो चार्ज बना रहा है। तो आपको एक फार्मूला इससे पहले मैंने पढ़ाया, ये वाला एफ नेट इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट, जो डाइपोल रखा हुआ है फील्ड में उसका डाइपोल मोमेंट, इनटू डीई बाई डी एक्स। फील्ड में वेरिएशन किसके साथ? एक्स के साथ। अब ये वाला फार्मूला पढ़ाया और जनरल केस जो पढ़ाया उस वाले फार्मूले में क्या था? P की जगह पे क्या था? P cos थीटा और ये क्या होगा? DE बाई dx होगा। क्लियर है? ये वाला फार्मूला जानते हैं जब किसी एंगल पे डाइपोल हो, फील्ड से किसी एंगल पे डाइपोल, तो यहां पे फील्ड से कितने एंगल पे डाइपोल है? 90 डिग्री पे। कितने पे है? 90 डिग्री पे। तो अगर ये 90 डिग्री पे डाइपोल है तो यहां के अकॉर्डिंग, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग cos 90 होगा। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो एफ नेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन यहां पे देखना, अगर एक चीज मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनना, ये कब फोर्स 0 होगा उसकी एक कंडीशन है। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये कैसा है? नेगेटिव है। इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा इस लाइन में ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट कर लेंगे फोर्स के, तो एक कंपोनेंट ऐसा होगा, एक कंपोनेंट ऐसा होगा। अब जिस फोर्स का कंपोनेंट कर दिया उसका काम खत्म, ठीक। अब इसके कंपोनेंट कर लो तो इसका एक कंपोनेंट ऐसा होगा और एक कंपोनेंट ऐसा होगा, ठीक है। इसका कंपोनेंट कर दिया, इसका काम खत्म। अगर मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल फोर्स जितना इधर है उतना इधर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। लेकिन ये वाला फोर्स तो डाइपोल पे बचा है और दोनों किस में है? एक डायरेक्शन में, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाए। तो जब इस तरह से देखोगे तो इस पे एफ नेट 0 नहीं है, एफ नेट 0 नहीं है। लेकिन इस वाले कॉन्सेप्ट से जाओगे तो एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट किधर से किधर होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट में कितना एंगल है? 90। cos 90 की वैल्यू क्या होगी? 0। तो फोर्स क्या हो जाएगा? 0। तो इस हिसाब से आपको लगेगा कि फोर्स 0 हो सकता है डाइपोल पे ना। लेकिन ये जानते हैं एक स्पेशल कंडीशन है। ये फार्मूला जब हमने बनाया है तो वो एक स्पेशल कंडीशन क्या थी कि ये जो डाइपोल है ना, ये डाइपोल की लेंथ, जो डाइपोल के बीच की दूरी जो है ये कंसिडरेबल है। एक डाइपोल हमने पढ़ा है आइडियल नाम से। किस नाम से पढ़ा है? आइडियल नाम से पढ़ा है। तो आइडियल नाम से पढ़ा है तो उसमें दूरी क्या होती है? बहुत छोटी होती है।
ये जब फार्मूला डिराइव किया ना, तो डाइपोल के बीच की दूरी, मतलब माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज के बीच की दूरी जो ली थी वो dx ली थी, तब ये फार्मूला आया था ना। तो अगर ये दूरी बहुत छोटी होगी, इसको जूम पिक्चर करके दिखाया, तो ये पॉजिटिव वाला इस निगेटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और ये पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस कंडीशन में जब दूरी बहुत कम होगी तब नेट फोर्स 0 हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो ये आइडियल डाइपोल की कंडीशन। और यहां पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, यहां पे सिर्फ डाइपोल लिखा हुआ है, तो हम जनरल मान के चलेंगे, जिसके बीच की दूरी कैसी है, कंसिडरेबल है। तो 100% अगर किसी ये जो चार्ज बनाएगा वो कैसी फील्ड बनाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। कैसी बनाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर डाइपोल रखा हुआ है तो उस पर नेट फोर्स 0 नहीं होगा जनरली। अगर स्पेशल केस है, आइडियल, तब हो सकता है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब 0 नहीं हो। और ये क्या है, मस्ट बी 0, मस्ट तो एकदम गलत हो जाएगा। समझ आ रही ना बात? अगर ना यूनिफॉर्म फील्ड में, अब यहां से क्लैरिफाई कर रहा हूं, अगर यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल रखा हुआ है, किसी भी एंगल पे किसी भी तरह से रखा हुआ है, तो उस पे एफ नेट क्या होगा, 0 होगा। समझ? और अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है और उसके बीच की दूरी कंसिडरेबल है, तो किसी भी एंगल पे हो ले, उस पे नेट फोर्स होगा ही होगा, उस पे नेट फोर्स होगा, किसी भी एंगल पे हो ले। हाँ, अगर एक स्पेशल केस है, और वो स्पेशल केस क्या है, डाइपोल के बीच की दूरी बहुत कम है, आइडियल डाइपोल है, तब अगर वो 90 डिग्री पे होगा फील्ड से, तब हो सकता है नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्लियर है? चलिए अब ये थर्ड ऑप्शन देखिए, द टार्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू द फील्ड मस्ट बी 0। टार्क ऑन द डाइपोल, देखिए ये जो है चार्ज है, ये फील्ड इधर बना रहा है, ठीक है, तो कह रहा है टार्क ऑन द डाइपोल मस्ट बी 0। अगर टार्क किसी एंगल पे रखा होगा, टार्क का फार्मूला क्या होता है, टार्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। अगर किसी एंगल पे होगा तो टार्क होगा ही ना। और अगर इसी लाइन में हो जाएगा, डाइपोल इसी लाइन में रखा होगा ना, तो डाइपोल मूवमेंट, ये एंगल किसके बीच में है, डाइपोल मूवमेंट और फील्ड के बीच में। तो डाइपोल मूवमेंट और फील्ड के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 0। तो उस वक्त टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। तो कभी कभी 0 होगा, किसी पर्टिकुलर एंगल पे टॉर्क 0 होगा। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, मस्ट बी 0, ये बात क्या है, गलत है। हाँ, मे भी कहीं कहीं पे 0 हो सकता है, किसी पर्टिकुलर एंगल पे 0 हो सकता है। क्लियर रहेगा? इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, ठीक। और बाकी लोग जो वैसे देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, यहां तक क्लियर है? चलिए एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, ठीक है। जनरली इस पे क्वेश्चन ना के बराबर आए, जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इसलिए हम इसको बढ़िया से समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं। ये मान लेते हैं यूनिफॉर्म फील्ड है, इसीलिए मैं इसको लास्ट में पढ़ा रहा हूं, ठीक, नहीं तो उसी के साथ पढ़ाता। यूनिफॉर्म फील्ड में अगर डाइपोल रखा हो तो उसी के साथ पढ़ा देता, लेकिन इस पे कम आए हैं क्वेश्चन, इसीलिए स्पेशली मैं पढ़ा रहा हूं। अगर नया क्वेश्चन बना तो इस पे बन सकता है, ठीक है, बढ़िया से समझना। यूनिफॉर्म फील्ड है और उसमें क्या रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज। अच्छा, प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, फील्ड की डायरेक्शन में लगता है ना, और माइनस क्यू चार्ज पे किधर फोर्स लगता है, फील्ड के अपोजिट लगता है ना। अब ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स लग रहा है, ये क्या करेगा, इसको घुमा देगा। जब घुमा देगा तो आपसे क्या पूछ सकता है, एंगुलर एक्सीलरेशन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो चलिए, जब ये घूमेगा तो इस पे क्या लगेगा, टार्क लगेगा। और टार्क का फार्मूला आप कल पढ़ चुके हो, टार्क इज इक्वल टू क्या होता है, पी साइन थीटा। क्या होता है, पी साइन थीटा, ठीक है। अब टॉर्क का एक और फार्मूला होता है, वो हम रिलेट करके सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है ना। ये कौन सा एक्सीलरेशन है, लीनियर, और ये क्या है, फोर्स। क्या है, फोर्स। फोर्स की जरूरत पड़ती है लीनियर एक्सीलरेशन के लिए। किसके लिए, लीनियर। अगर इसी
चीज को रिलेट करके रोटेशनल मोशन के लिए लिखोगे, जब कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो फोर्स की जगह पे चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? फोर्स की। तो घुमाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? टॉर्क की ना। और लीनियर एक्सीलरेशन की जगह पे क्या आ जाएगा? एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या आ जाएगा? एंगुलर एक्सीलरेशन। क्लियर रहेगा ना यहां तक? अब बात आती है, इसको मैं बोल रहा हूं वर्ड खाली रिलेट करने के लिए, बाकी ऐसा सच नहीं है, ठीक है। इसको इनर्शिया बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इनर्शिया। तो इनर्शिया को तोड़ने के लिए किसकी जरूरत होती है? फोर्स की। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी जगह पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? टॉर्क की। तो रिलेट कर रही है ना, फोर्स की जगह पे टॉर्क, इनर्शिया की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर एक्सीलरेशन की जगह पे एंगुलर एक्सीलरेशन। क्लियर है? तो ये किसका फार्मूला हो गया? टॉर्क का। क्लियर रहेगा? इसको लिख लीजिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन। और ये क्या हो जाएगा आपका? टॉर्क। तो टॉर्क की जगह पे आप लिख सकते हो आई अल्फा, और यहां पे क्या हो जाएगा? पीई साइन थीटा। यहां तक क्लियर है? तो एंगुलर एक्सीलरेशन मुझे कैलकुलेट करना था, तो एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीई साइन थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन। क्लियर है? किस एंगुलर एक्सीलरेशन से ये घूमेगा वो हम पता कर सकते हैं इस फार्मूले से। P तो आप जानते हो डाइपोल मोमेंट, E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा किसके बीच में एंगल है? डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्लियर रहेगा? हाँ, एक चीज आप यहां पे इंपॉर्टेंट है वो समझिएगा और फील करिएगा, ठीक है? वो क्या चीज इंपॉर्टेंट है यहां पे? ये जो टॉर्क का फार्मूला है ना, ये जो घूम रहा है ना डाइपोल, तो इसकी कई एक्सिस हो सकती है घूमने की। ये एक्सिस हो सकती है घूमने की, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, कई एक्सिस हो सकती है ना। तो टॉर्क ऐसी चीज है, किसी भी एक्सिस के अबाउट देखोगे, चाहे इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा हो डाइपोल, चाहे इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा हो डाइपोल, चाहे इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा हो, मतलब इस डाइपोल के लाइन पे कहीं भी एक्सिस ले लीजिए, उस एक्सिस के अबाउट घूमे, तो ये टॉर्क बदलने वाला नहीं है। टॉर्क कैसा होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस। कैसा होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ना, किस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। किसको? टॉर्क को। टॉर्क हमेशा कितने के बराबर होगा? P साइन थीटा। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना, क्या चीज? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? एक्सिस पे। अब ये चीज पता कहां पे चलेगी? जब आप रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रोटेशनल मोशन। अगर ये रॉड है ना, यही रॉड मान लेते हैं इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है ना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। अगर सेंटर वाली एक्सिस के अबाउट घूमेगी तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अलग होगा। तो हर एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अलग होगा। तो मेरे ख्याल से यहां पे आई लिख देना चाहिए। आई जिस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है? घूम रहा है, उस एक्सिस के अबाउट आई लोगे तो उस एक्सिस के अबाउट आपको क्या मिल जाएगा? एंगुलर एक्सीलरेशन। समझ आ रहे? अब ये चीज हम कहां पे सीखेंगे? रोटेशनल मोशन में। अभी फिलहाल आपको फार्मूला पता रहना चाहिए, ठीक है? क्लियर रहेगा? तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक और कॉन्सेप्ट लास्ट इसके ऊपर, ठीक है? क्लियर रहेगा? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, बढ़िया से समझिएगा। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है? अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हो, क्या रखा हो? कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हो ऐसे, यहां पे माइनस क्यू ना, और यहां पे क्या? प्लस क्यू। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो किधर लगता है? फील्ड की तरफ। और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो किधर लगता है? फील्ड के अपोजिट। अब क्या होगा? जब ये फोर्स लगेगा तो ये चीज क्या करेगी? घूमेगी। तो घूमने पे एंगुलर एक्सीलरेशन हमने निकाला। घूमने पे क्या निकाला? इसके एंगुलर एक्सीलरेशन।
तो एक चीज मैं आपको रिलेट करके दिखा रहा हूं, आप फील करिएगा, इस चीज को बताइएगा। जैसे मान लेते हैं एक सिंपल पेंडुलम है, ऐसे ना, ऐसे है। अब एक काम करिए, इसको हल्का सा धक्का दे दीजिए। धक्का देने के बाद ये इधर जाएगा ना, और इधर से फिर घूम के क्या करेगा, वापस आएगा। तो क्या यहां पे रुक जाएगा? आपको लगता है नहीं रुकेगा, ये इधर भी जाएगा ना। तो ऐसे ही अगर एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर दीजिए, आपको फील कराने के लिए, देखिए ऐसी सिचुएशन बन रही है कि नहीं ना। तो जैसे इसको धक्का दोगे तो ये इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर भी जाएगा और फिर वापस आएगा। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन बोलते हैं। ऐसे ही जब इस पे फोर्स लगेगा तो ये फोर्स इसको क्या कर देगा? सीधा इसको क्या कर देगा? सीधा कर देगा। अच्छा, सीधा नहीं रह पाएगा, फिर ये इनर्शिया की वजह से किधर बढ़ जाएगा? आगे बढ़ जाएगा। और आगे बढ़ जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा, ऐसे। इधर कैसा चार्ज हो जाएगा? माइनस क्यू। और इधर कैसा चार्ज हो जाएगा? प्लस क्यू ना। ये वाला एंगल मान लेते हैं कितना है? थीटा। समझ आया? तो इसको खींच के कौन लाया था? टॉर्क। इसको खींच के कौन लाया था? टॉर्क। टॉर्क यहां तक लगा, फिर उसके बाद ये किसकी वजह से आगे बढ़ जाएगा? इनर्शिया की वजह से। किसकी वजह से? इनर्शिया। फिर अब टॉर्क लगना शुरू होगा, इधर की तरफ फोर्स ऐसे लगेगा और इधर की तरफ फोर्स ऐसे, फिर ये किधर जाएगा? वापस। तो ये लगातार क्या करेगा? ऑसिलेट करता रहेगा। क्या करेगा? और जब कोई चीज ऑसिलेट करती है तो उसकी तीन चीजें पूछी जा सकती है: एंगुलर वेलोसिटी, साइक्लिक फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। क्या पूछा जा सकता है? एंगुलर वेलोसिटी, साइक्लिक फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। तो चलिए इस केस के लिए निकालते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं, जो हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ना है जनरली, अगर लीनियर ऑसिलेशन है तो उसमें फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लीनियर डिस्प्लेसमेंट के ना। और ये बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए पढ़ते हैं। किसके लिए पढ़ते हैं? बहुत छोटे लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो ऐसे ही यहां पे जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो बहुत ही छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए पढ़। जब बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए, बहुत छोटे, यहां पे डिस्प्लेसमेंट कौन है? एंगुलर ना। और यहां पे डिस्प्लेसमेंट कौन है? लीनियर। तो ये बहुत छोटे लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो यहां पे मुझे क्या पढ़ना है? बहुत छोटे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो हमने जो फार्मूला टॉर्क का पढ़ रखा है, वो टॉर्क का पढ़ रखा है कौन सा? पीई साइन थीटा। क्या पढ़ रखा है? पीई साइन थीटा। अब मैं यहां पे देख रहा हूं टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है थीटा के, यहां पे आगे क्या लगा हुआ है? साइन लगा हुआ। तो अगर ये एंगल बहुत छोटे के लिए पढ़ना है, किसके लिए पढ़ना है? बहुत छोटे एंगल के ऑसिलेशन के लिए पढ़ना है। तो जब एंगल बहुत छोटा होता है तो उस वक्त साइन थीटा बराबर होता है थीटा के। जैसे साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो। समझ आए? तो एंगल बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी, और यहां पे क्या हो जाएगा? थीटा। तो टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? थीटा। और इसी को अगर बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट होता है और ऑसिलेट कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं? एसएचएम करना, सिंपल हार्मोनिक मोशन करना बोलते हैं। समझ आ रही ना वो? तो चलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन करना बोलते हैं। तो अब इसका एंगुलर वेलोसिटी और सारी चीजें निकालनी। कुछ कॉन्सेप्ट है जो अभी ऑसिलेशन नहीं पढ़ाया हूं, लेकिन मैं आपको फील जरूर करा दूंगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? बढ़िया से समझिएगा। लीनियर ऑसिलेशन से आपको ये बात फील आएगी। मान लेते हैं यहां पर ऐसे ऑसिलेट कर रहा था पार्टिकल ना, ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, इधर जाता है, फिर उसके बाद घूम करके इधर आता है, ऐसे। एक बात बताइए आप, अगर ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और ये आखिरी लिमिट है जहां तक ये जा सकता है पेंडुलम, तो यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां पे जाकर के रुक रहा है तो लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। पढ़ाया नहीं है, फील करा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ध्यान से सुनिएगा। चलिए अब अगली चीज सुनिएगा। यहां पे वेलोसिटी जीरो हो गई। अब बात आएगी फोर्स कितना लग रहा है यहां पे, ठीक है? तो देखिएगा फोर्स की वैल्यू फील करिएगा। मान लेते हैं यहां पे है पार्टिकल, तो जी कैसे लगेगा? ऐसे सीधा लगता है ना जी, ठीक है? अच्छा, जब यहां पे पार्टिकल होगा तो जी कैसे लगेगा? ऐसे सीधे ना। अच्छा एक बात बताओ, जब पार्टिकल इधर जाएगा
तो इसकी वेलोसिटी यहां पे 0 हो गई। तो 0 कैसे होगी? कोई तो इसको रोकेगा, कोई इसको क्या करेगा? रोकेगा। तो इससे पता चलता है जी का एक कंपोनेंट है जो इसको रोक रहा है। किसका कंपोनेंट है? जी का एक कंपोनेंट है जो इसको रोक रहा है। एक कंपोनेंट इधर होगा, इधर देखिएगा, एक कंपोनेंट इधर होगा जी का, जो इसको क्या करेगा? रोकेगा। और एक कंपोनेंट इधर लगेगा जी, ठीक है। ऐसे यहां पे एक कंपोनेंट जी का ऐसे लगेगा और एक कंपोनेंट ऐसे लगेगा जी। समझ आ रही है? अच्छा, एक बात देख लेते हैं। ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा ना। अच्छा, जिससे एंगल लगा होगा वो कंपोनेंट क्या कहलाएगा? जी कॉस थीटा। और जिससे एंगल नहीं लगा हुआ है वो क्या कहलाएगा? जी साइन थीटा। अब बात फील करिएगा मेरी, जैसे जैसे ये पार्टिकल आगे बढ़ेगा तो ये एंगल क्या होगा? बढ़ेगा। एंगल बढ़ेगा तो साइन थीटा की वैल्यू एंगल बढ़ने पे क्या होती है? बढ़ती है। तो ये एक्सीलरेशन जो इसको क्या कर रहा है? रोक रहा है, वो बढ़ रहा है ना एंगल के साथ। तो बढ़ते बढ़ते यहां पे एंगल क्या होगा? मैक्सिमम। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। अगर एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम ना। अच्छा, एक बात बताओ, जब यहां से वापस आएगा तो यहां पे इस जगह पर जब पहुंचेगा तो एंगल क्या हो जाएगा? 0। एंगल क्या हो जाएगा? 0। अगर एंगल 0 हो जाएगा तो एंगल 0 हो जाएगा तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो यहां पे फोर्स क्या हो जाएगा? अगर एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? 0। समझ आ रही ना बात? तो एक चीज आप समझिए, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या होगी? 0। और फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम। और मीन पे वेलोसिटी फोर्स क्या होगा? 0। और वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मैक्स हो जाएगी। रीजन ध्यान से देखना। अच्छा, ये बताओ, यहां पे फोर्स क्या है? मैक्सिमम। और यहां पे फोर्स क्या होता है? 0। तो लगातार जैसे जैसे इधर आओगे फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। अच्छा, जब किसी बॉडी पे लगता है फोर्स तो वो स्पीड को बढ़ाता है। अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है ना तो वो स्पीड को क्या करता है? बढ़ाता है। तो ये जो स्पीड 0 थी ना, जैसे जैसे नीचे आएगा स्पीड इसकी क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ते 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 फोर्स लगातार लग, भले ही यहां पे फोर्स 0 हो जा रहा है, इससे पहले तो फोर्स था ना, तो इसकी स्पीड बढ़ाते बढ़ाते क्या कर देगा? मैक्सिमम कर देगा। पहले यहां पे फोर्स मैक्सिमम है ना, तो स्पीड बढ़ाने की ताकत मैक्सिमम। और जैसे जैसे आगे आओगे फोर्स क्या होगा? कम होता है। मतलब वो कम स्पीड बढ़ाएगा, लेकिन बढ़ाएगा। तो स्पीड बढ़ाएगा ना, तो बढ़ाते बढ़ाते यहां पे क्या कर देगा? मैक्सिमम। अब इस सिचुएशन से यहां पे रिलेट करिए। एक्सट्रीम पे लीनियर वेलोसिटी क्या है? 0। तो यहां पे एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 ना। अच्छा, यहां पे रोटेशन हो रहा है, तो रोटेशन में फोर्स की जगह पे क्या होगा? टॉर्क। टॉर्क यहां पे क्या हो जाएगा? मैक्सिमम ना। और यहां पे टॉर्क क्या हो जाएगा? इस वाली पोजीशन टॉर्क क्या हो जाएगा? मिनिमम। और वो कितने के बराबर हो जाएगा? 0। यहां पे टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। और लीनियर वेलोसिटी की जगह पे क्या हो जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम ना। तो टॉर्क यहां से यहां तक स्पीड क्या होगा? बढ़ाते जाएगा बढ़ाते जाएगा बढ़ाते जाएगा। अब यहां पे स्पीड क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। अब यहां से न्यूटन वाला लॉ फॉलो होगा। कौन सा? न्यूटन। अगर कोई चीज चल रही है तो ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो फोर्स ऐसे लगने लगेगा। तो उस चीज को, ये जो बढ़ी हुई स्पीड है ना। अच्छा, एक बात बताओ, यहां पे स्पीड 0 थी, यहां पे एंगुलर स्पीड मान लेते हैं कितना हो गई? 10 हो गई। तो 0 से 10 हुई है ना, तो 10 से 0 होने में तो टाइम लगेगा ना। ये टॉर्क अपोज करेगा बढ़ने का स्पीड। समझ पा? टॉर्क क्या करेगा? इसको आगे जाने का क्या करेगा? अपोज करेगा। तो अपोज तो करेगा, लेकिन अचानक 0 थोड़ी कर देगा। धीरे धीरे क्या होगा? 0 होगा। फिर उसके बाद सेंटर की तरफ क्या होगी? बढ़ेगी। फिर उसके बाद क्या होगा? समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा यहां तक? तो अब देखिएगा, अब कुछ रह नहीं गया है। अब आप देखिएगा यहां से टॉर्क इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा था टॉर्क क्या होता है? आई अल्फा होता है। क्या होता है? आई अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? पीई थीटा होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगली चीज सुनिएगा। यहां पे
अब कुछ रह नहीं गया, बस आखिरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा और इसके बाद फार्मूला याद रखिएगा, कभी आपसे पूछा जाता है तो आप कर सके। तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू बोलिएगा पी ई थीटा बाई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक आखिरी बात, वो आप ध्यान से सुनिएगा और रिलेट करके देखिएगा। ये जो ऑसिलेशन होता है, लीनियर ऑसिलेशन, उसमें ऑसिलेशन में एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है एक्स ओमेगा स्क्वायर। एक्स क्या है, ये मीन पोजीशन है, यहां पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और यहां पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। समझ आ? तो अब आप देखिएगा, यहां पे एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो एक्स की वैल्यू 0 होगी तो एक्सीलरेशन क्या होगा, 0। तो देखिए एक्सीलरेशन 0 होगा तो फोर्स क्या होगा, 0। और यहां पे एक्सट्रीम होगा, एक्सट्रीम पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। अगर एक्सट्रीम पे एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो एक्सीलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम। अगर एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा तो फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये सही है। अब यहां पे ये लीनियर एक्सीलरेशन, तो लीनियर एक्सीलरेशन की जगह पे क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन, अगर रोटेशन के लिए लिखना है। अच्छा ये एक्स है, एक्स क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ओमेगा की जगह पे क्या रहेगा, ओमेगा इसका। अब यहां से इस इक्वेशन को कंपैरिजन करिए, अल्फा की जगह पे क्या है, अल्फा, और थीटा की जगह पे क्या है, थीटा। बचा क्या है, बचा क्या, यहां पे मैं लिख देता हूं, बचा क्या, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर कितने के बराबर है, पी बाई आई के बराबर। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीई बाई आई। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट पीई बाई आई। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और पी क्या है, डाइपोल मोमेंट, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा हुआ। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी ऑसिलेशन की। समझ आ रही ना बात? और एक बात सुनिएगा, लास्ट आपको मैं पढ़ा चुका हूं, अगर आप एंगुलर वेलोसिटी जानते हो और आपसे एंगुलर वेलोसिटी के बजाय साइक्लिक फ्रीक्वेंसी पूछता है, क्या पूछता है, साइक्लिक फ्रीक्वेंसी पूछता है, तो साइक्लिक फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ रख देना। एफ क्या होती है, साइक्लिक फ्रीक्वेंसी, यहां से एफ निकल आएगा। और अगर आपको इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड पूछता है, क्या पूछता है, टाइम पीरियड, तो इसी ओमेगा की जगह पे आप क्या पुट कर देना, 2 पाई बाई टी पुट कर देना, आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा, एक चक्कर कितने टाइम में लगा है। समझ आ? तो यही 3 चीजें पूछी जा सकती है, एंगुलर वेलोसिटी, और क्या पूछा जा सकता है, साइक्लिक फ्रीक्वेंसी, और क्या पूछा जा सकता है, टाइम पीरियड, और एंगुलर एक्सीलरेशन पिछली स्लाइड में मैं पढ़ा चुका हूं। समझ आ रही ना बात? और टार्क के ऊपर क्वेश्चन करा ही चुका हूं, सारी चीजें बात कर ही चुके हैं, तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। और एक बात याद रखिएगा, ये जो आई है वो एक्सिस के अबाउट क्या होती है, चेंज होती है। तो ये आई जिस एक्सिस के अबाउट घूमेगा उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी। अगर सेंटर के अबाउट घूमता है तो सेंटर के अबाउट होगा, अगर किसी और एक्सिस के अबाउट, किसी और पॉइंट के अबाउट घूमता है तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशन बढ़ोगे तो बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत इसके कॉन्सेप्ट में? हाँ, एक चीज मैं जाते जाते एक चीज और एक्सप्लेन कर देता हूं, कई दफा मैं पढ़ा चुका हूं इस चीज को। ओमेगा जो होता है एंगुलर वेलोसिटी होता है, और एफ जो होता है वो साइक्लिक फ्रीक्वेंसी होता है। साइक्लिक फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एक सेकंड में कोई चीज कितना चक्कर लगा रही है वो उसकी क्या कहलाती है, साइक्लिक फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लेते हैं ये पंखा घूम रहा है, एक सेकंड में 10 चक्कर लगा रहा है, तो इसकी साइक्लिक फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 साइकिल पर सेकंड, 10 साइकिल पर सेकंड। तो अच्छा ये बताओ, अगर एंगुलर वेलोसिटी निकालना हो, एंगुलर वेलोसिटी, तो एक सेकंड में कितना चक्कर घूम रहा है पंखा, 10 चक्कर। तो एक चक्कर में कितना एंगल घूमता है, 2 पाई, तो 10 चक्कर में कितना घूमेगा, 20 पाई। इसीलिए साइक्लिक फ्रीक्वेंसी को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड है, और एक साइकिल में कितना होता है, मान लेते हैं 10 चक्कर घूम रहा है, तो ये 10 साइकिल पर सेकंड है, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 20 पाई
वो 20 पाई क्या है, एंगल, तो एंगल पर सेकेंड हो जाएगा, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी बन जाता है। क्लियर रहेगा यहां तक। और सुबह वाले बैच में मैंने थोड़ा सा गॉस लॉ पढ़ाया था, कोई दिक्कत नहीं है, कल शुरू से गॉस लॉ पढ़ाएंगे और फिर वहां से लेक्चर अपलोड। यहां तक क्लियर है ना? चलिए ठीक है। और अगर कहीं डाउट होगा तो बताइएगा, कहीं पे कोई चीज ना समझ में आए। ठीक, थैंक यू।